अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू वन न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस। दोस्तों हम आज आ चुके हैं ब्यावर में, ब्यावर राजस्थान नियर अजमेर। दोस्तों हम मिलेंगे आज डॉक्टर सुकांत चावला साहब से, जो माशाअल्लाह पूरे इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस हैं, और उनसे सीखेंगे काफ़ी यूज़फुल बातें। पूरी सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए, एक से एक बातें आपको सीखने मिलेंगी इंशाल्लाह। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून हाशिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम, बहुत अच्छे सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। देखिए आप फर्स्ट लैक्टेशन गुजरी, क्या बात है, फर्स्ट टाइम भी आई है ये? फर्स्ट टाइम 6 दांत बच्ची, सिर्फ 6 दांत पे फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। देखो आप, माशाल्लाह, 100+। क्या बात है। तो सर हम लोग क्योंकि पूरा सीरीज़ रन करने वाले हैं, कितनी पार्ट्स में लोग देख पाएंगे और क्या क्या होगा? ये करीबन हमारा जो कंसेप्ट है वो कुर्बानी का कंसेप्ट है जी कुर्बानी के ऊपर पूरा कंसेप्ट है ना। ये करीबन 8 पार्ट होंगे। जी, हो सकता है ये 7 पार्ट में भी हो जाए। जी 7 से 8 पार्ट है, पॉइंट टू पॉइंट इस पे चर्चा की जाएगी। सही। राइट हाशिम भाई, तो ये पहले वीडियो में क्या चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं? पहले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुर्बानी है क्या। जी पहले तो हम कुर्बानी के बारे में जाने कि कुर्बानी क्या है। जी क्या ये एक व्यापार है, जी क्या ये हमारी भावनाएं हैं, या हमारे दिल का एक जुनून है? सही, ये समझना है। हकीकत है। राइट। जी और किसी को देख के कोई भाई कुर्बानी करता है जी तो क्या ये सही है? कई ऐसे पॉइंट है छोटे छोटे, जब से हमने कुरान पाक की स्टडी की जी, तो कई चीज़ें हमारे जहन में आई। तो ये चीज़ें हमें लगा कि अब लोगों को समझना चाहिए। हकीकत जब बात। हम समझ सकते हैं तो लोगों का उसको भी समझना पड़ेगा। जी। तो ये चीज़ें हैं। सही है, ठीक है नासिम भाई। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। सर पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं कुर्बानी के रिलेटेड, ये जो कंसेप्ट है आसिम भाई, जी ये कुर्बानी का है। एक्चुअल हमें समझना होगा कि कुर्बानी है क्या। काफ़ी मेरे अजीज़ दोस्त भी हैं, काफ़ी दिल लगाव हमसे रखते हैं। कुर्बानी में क्या किसी जानवर को जीवा करना ही कुर्बानी है क्या? पहला पॉइंट तो हम यहीं से चलते हैं। जी राइट। एक्चुअल होता क्या है कुर्बानी में, मैं मंडी जाता हूँ, ईद से 2 दिन पहले या उससे 1 दिन पहले, या कुछ घरों में ईद से 5 दिन पहले हम कुर्बानी का बकरा खरीद के लाते हैं और हम उसको कुर्बानी वाले दिन जीवा कर देते हैं। सही है। राइट आसिम भाई। जी ये किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से कुर्बानी नहीं है। चाहे हमें इसके लिए कितने भी जो होते हैं ना लोग विरोध में भी आते हैं, सुकांत चावला ने ऐसा क्यों कहा, कह सकते हैं उनका है। किसी भी तरह से ये जायज़ नहीं है। हम इसको नाजायज़ मानते हैं क्योंकि हमारे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अगर हम उनकी स्टडी पढ़ें, अलैहिस्सलाम, उनकी कुर्बानी में और इनकी आज की जो कुर्बानी में, उसमें दिन रात का फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया। उन्होंने तो अल्लाह ताला ने उनसे सबसे जो प्यारी चीज़ मांगी थी कि भी तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ क्या दे सकते हो। उन्होंने ऊँट की कुर्बानी भी की थी, उन्होंने काफ़ी जानवरों की कुर्बानी भी की थी। तब अल्लाह ताला ने कहा था भी मुझे तो सबसे प्यारी और अजीज चीज़ दीजिए। तब उनके जहन में आए थे कि मेरी औलाद से बढ़कर मेरे लिए कोई प्यारा नहीं है। तब मोहम्मद इस्लाम साहब को, इस्माइल जी उनके बेटे का नाम था, जो आगे जाके नबी हुए, प्रोफिट। बराबर। कुरान पाक में 1,24,000 नबियों का जिक्र है। राइट है बरकत भाई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनकी कुर्बानी की थी, बेटे की मोहब्बत, इस्माइल जी, ओनली इस्माइल। सॉरी, देखो मुझे पता नहीं है लेकिन हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ हुई थी। और आज क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्माइल जी से लगाव था, क्योंकि वो इनका बेटा था, दिल से लगाव था, मोहब्बत से लगाव था, हर चीज़ से इनका लगाव था। तो दिल से एक अंदर से आवाज़ भी आई थी कि भारीपन महसूस हुआ
और जिस व्यक्ति ने कुर्बानी से केवल 2 दिन पहले बकरा खरीदा हो या कोई भी एक एनिमल खरीदा हो, क्या उसका लगा होगा बरकत भाई किसी भी सूरत में? 1-2 दिन में तो क्या लगा होगा? क्या लगा होगा? कुछ भी नहीं। मोहल्ले में आता है बकरा या कोई जानवर आता है, हम उसको माला पहनाते हैं, 1 दिन पहले 2 दिन पहले नुमाइश करते हैं, ये हुई हमारे अब्दुल भाई की कुर्बानी, ये हुई हसन भाई की कुर्बानी, ये हुई बरकत भाई की कुर्बानी। और हम देखा दाखी में एक दूसरे की कुर्बानियों को ऐसे फॉलो करते रहे आज तक। लेकिन क्या किसी भी तरह से किसी भी जानवर को पाला गया? अब भी कि आज के जो है भी शहरीकरण हुआ, पहले गांव में बकरा घर में पैदा होता था कोई भी जानवर, और उसको बच्चे की तरह पाला जाता था। बच्चे की तरह जब पाला जाता था, जिस दिन उसकी कुर्बानी होती थी ना तो आंखें नम हो जाती थी, दिल से लगता था कि कोई अपना आज गया है, राइट। और ये है क्या ये कुर्बानी सही है? नहीं है। पहली बात, चलो बरकत भाई हमने तो मैं मान लिया, आपने कहा नहीं है। दूसरा, इसी कुर्बानी के ऊपर हम एक चर्चा करते हैं। हम मंडी पहुंच गए या किसी किसान के घर पहुंच गए, किसान की जी तोड़ मेहनत करने के बाद उस बकरे की कीमत आ रही है 25,000 रुपये, मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं, या 1 रुपये आ रही है, एक उदाहरण है, और मैं खरीदने जाता हूँ और मैं उसको नींबू की तरह निचोड़ के उसको 75 पैसे में या 50 पैसे में खरीदने की कोशिश करता हूँ। क्या ये जायज़ है? हैं? क्या मेरा अल्लाह इसकी इजाज़त देता है? क्या नहीं देता ना? नहीं देता। बाकी हमारे तो इस इस्लाम में इस बात को भी जिक्र किया गया है, इस्लाम और मुसलमान में भी आज फ़र्क है। मैं इसका एक जिक्र करूंगा बरकत भाई। इस्लाम को फॉलो करना बहुत गहरी बात है और एक मुसलमान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुसलमान कोई हो सकता है। मैं बरकत भाई आपके घर पैदा हो जाता, मैं मुसलमान कहला सकता था, लेकिन जब तक मेरे जहन में इस्लाम नहीं आए तो मेरा मुस्लिम ईमान जिंदा नहीं हो सकता। ये बहुत गहरी बातें हैं। ये बातें जब पता लगती है जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं दिल की गहराइयों से, राइट। तो ये चीज़ें क्या जायज़ है? नहीं है। और मान लीजिए ये किसान है या कोई मंडी का व्यापारी है और ये 1 रुपए की चीज़ के यहाँ 3 रुपए मांगता है, क्या ये जायज़ है? मान लो कि यहाँ खरीदने वाला बंदा भी तो जायज़ खरीदने के लिए जा सकता है ना, वो उसकी भावना होती है कि यार मैं कोई चीज़ जायज़ खरीदने के लिए जाऊँ, लेकिन ये इस बंदे से टकरा जाता है 3 रुपए वाले से, तो क्या इसका ये शोषण नहीं है? दोनों पहलुओं पे बात हो सकती है जी भाई। इस पहलू पे बात हो सकती है डाउनफॉल वाले पे, तो इस पहलू पे भी बात हो सकती है ना। क्या ये दोनों जायज़ है? नहीं 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 है ना। ये डॉक्टर साहब, चीज़ इस 1 रुपये वाले की मजबूरी है कि वो 3 रुपये मांगे। इसकी मजबूरी इसलिए है कि ये जो 75 पैसे वाला है ना, अगर डायरेक्ट 1 रुपया मांगेगा तो ये कम करवाएगा। ये चाराने में लेगा, चाराना मिलेगा। लेकिन क्या एक ऐसी चीज़ ला सकते हैं, मान लीजिए आज दुकान चावला है, मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, कल बरकत भाई जैसे और सुकान चावला हो जाएं, भाई साहब जैसे कोई और सुकान चावला है, जैसे मेरे जहन में ये बात आई, हम इस चीज़ को बार्गेनिंग को ख़त्म ही कर दें आने वाले समय में। बराबर है। ये बार्गेनिंग हो ही ना। और हमें इस बड़ी बात का बड़ा नाज है गैलेक्सी को। आज हम 14वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। कितने साल में? 14 वर्ष। हम चंपा जैसी बकरी को हमने अभी पिछले दिनों में खोया है। आपने देखा होगा 17 साल उसकी उम्र रही है और वो इस दुनिया में नहीं रही, और अपने जीवन के उसने 28 लैक्टेशन पूरे किए। आपको मिलाया था हमने, आसिम भाई जब पिछले 2 साल पहले आए थे, सही है, मिलाया था उस बकरी से। और आज उस बकरियों की कितनी नस्लें हैं। बेटी खड़ी है, यहाँ उसकी दोहिती खड़ी है, पोती खड़ी है। ये चीज़ें हैं। जब इस को मेरे नबी ने, मेरे हजूर ने इस जानवर को शरीयत का दर्जा दिया, इस जानवर को सुन्नत का दर्जा दिया, तो यार कोई सोच समझ के तो दिया होगा। किसी और जानवर को तो नहीं दिया ना उन्होंने। घोड़े को नहीं दिया, गधे को नहीं दिया, बकरी को ही क्यों दिया? इसका भी एक रीजन था। कहीं भी स्टडी कर लो आप, इससे साफ सुथरा और पाक जानवर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ये जैसे ही गंदगी के पास जाता है अपना वजन तोड़ना शुरू कर देता है। ये पहले नोट करो आप। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। ये जानवर नापाक रहना पसंद ही नहीं करता है। बाकी हर जानवर आपको नापाक मिल सकता है।
ये बहुत गहरी बात है बरकत भाई। इस जानवर की थी खास बात, इसलिए इसको शरीयत का दर्जा दिया गया, इसको सुन्नत का दर्जा दिया गया। दूसरा, इसके बारे में खास बात और भी है, इसके मालिक पे छुरी बाद में चलती है, पहले छुरी अपने आप पे चला लेती है, तब इसको दर्जा ऊपर का दिया गया, ऐसे नहीं। और करीबन 40 नबियों ने इस बकरी को पाला और केवल 40 साल तक उन्होंने इस बकरी को पाला। एक नबी ने अगर 40 साल बकरी पाली और तो कितने साल रिसर्च हुई? 1600 साल। और हम गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में ये समझते हैं अपने आप को, मैं 5 साल फार्म लगा लेता हूँ या 10 साल फार्म लगा लेता हूँ, और हम ये समझते हैं कि हम तुर्रम खां बन गए हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। वो 1600 साल में भी सीख रहे थे और हम 5 साल में अपने आप को क्या कहलाते हैं? किंग गोट फार्म, कलाशी गोट फार्म। नाम ऐसे देंगे हम जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ दे दी हमने, रॉयल गोट फार्म। किसी भी चीज़ को नाम रखने से पहले ना उसके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि मैं इसका जो नाम रख रहा हूँ क्या मैं उसके लायक हूँ या नहीं। जब किंग गोट फार्म से बकरा आता है 40 केजी का और वो वहाँ जाके हो जाता है बकरा 20 केजी का, तो वो कहेगा किंग है भाई साहब। राजा के घर में बकरा पलता है या उजड़ता है? ये बात कहिए। राजा प्रजा का रखवाला होता है, न कि प्रजा को उजाड़ता है। सही कहा। कई पॉइंट पे बात हो सकती है। ये बात थी। हम लोग एक बात से इसमें ऐड कर ले कि सर ने जो नाम लिए फार्म के, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, फार्म का नाम नहीं है। हाँ, ये एग्जाम्पल, एक भावनाएं हैं किसी ये हाँ, फार्म को हम बोलना ऐसे कर जरूरी रहे है। हैं, ये बुरा भी ना माने। न हम किसी क्लासिक गोट फार्म, हो सकता है किसी का नाम हो, जी वो जी, किसी की भावनाओं के साथ हमारा काम नहीं। ये एक एग्जाम्पल था, बस एक एग्जाम्पल था कि हम किसी का नाम रखें क्यों। तो एक्चुअल जब पलाई भराई ये कई चीजें कंसेप्ट थी, हम केवल कुर्बानी पे चल रहे हैं। क्या ये जायज था? राइट, हम केवल यहाँ जायज और नाजायज पे चल रहे थे। दूसरा, जो आपका खस्सी पॉइंट जानवर, अंडू जानवर, जी, जानवर खस्सी किस तरह से होना चाहिए। मेरे पास एक मौलाना साहब का फ़ोन आया था, जामा मस्जिद से सदर हैं वो जी, हमने एक पिछले वीडियो में एक्सप्लोर विद जीपी पे चैनल पे भी हमने इस बात का जिक्र कर दिया था कि खस्सी किस तरह से होना चाहिए। एक तरफ हम ये कह देते हैं कि एक जानवर का सींग नहीं टूटना चाहिए, कहते हैं ना। एक तरफ हम ये कहते हैं कि कान का पॉइंट भी नहीं कटना चाहिए। और कुछ लोग जानवर को ब्लेड से खस्सी करते हैं, उसका पूरा टेस्टिकल बाहर निकाल देते हैं। क्या वो जायज़ है? बताइए नहीं, उसके अंदर कुछ जायज है, हिस्सा दिया हुआ कि कितना परसेंट। भाई देखिए, आप कान का परसेंट जायज नहीं मान रहे हैं। एक मिनट के लिए, उसके अंदर एक सींग का जो पॉइंट है, देखिए, तो टेस्टिकल तो दोनों बॉडी से आउट हुए ना मेरे बरकत भाई। टेस्टिकल जो है बॉडी से आउट हुए। अब इसकी भी हमने रिसर्च की कि पहले खस्सी कैसे होते थे जानवर। खस्सी आज नहीं, खस्सी हजारों साल पुराने भी खस्सी होते थे। ये सुनने लायक बात है। लकड़ी होती थी, लकड़ी के 2 ऐसे हिस्से होते थे, दोनों को पंच किया जाता था। पुरानी स्टडी कीजिए, किसानों से मिलना पड़ेगा जो 200 साल 500 साल 1000 साल पुरानी जिनकी स्टडी रही है, लेकिन जाना पड़ेगा गहराई में। खस्सी ऐसे भी होता था, भी टेस्टिकल बाहर आया, बॉडी का पार्ट तो निकला ना। सही बात है। राइट, हो सकता है कईयों की भावनाएं इसमें लगे, लेकिन हम ये भी है ना, आज कितने अच्छे उपकरण आ गए हैं, हम पंच करके खस्सी कर सकते हैं जानवर को। दर्द रहित खस्सी होती है, दर्द रहित भी खस्सी होती है, हम खस्सी कर सकते हैं अगर खस्सी को खस्सी का है। और अंडू पाले तो अंडू को तबीयत से पाले। अंडू भी अगर बकरा पालता है तो अंडू भी तबीयत से पल सकता है। कई लोग कहते हैं ना कि अंडू बकरा वेट गेनिंग नहीं कर पाता है। सिम भाई जी, अंडू बकरा शरारत करता है। अगर अंडू बकरे को बेटे की तरह पाला जाता है जी, तो काफ़ी चीज़ें होती है अंडू बकरे पे भी। हमारे यहाँ अब आपको करीबन 30 अंडू बकरे खड़े हैं। कितने? 30 खड़े हैं ना। बताओ कौन सा बकरा पेशाब पी रहा है? कोई नहीं पी रहा। क्योंकि आलम भाई के जब सीटी की आवाज़ पे बकरी चलती है तो आलम भाई से पूछ लेना चाहिए कि भाई साहब तेरी सीटी में क्या दम है। सीटी तो और भी किसान बजाते होंगे ना। बराबर। कई किसान ऐसे हैं जो अपना एक अंगोछा पगड़ी, पुराने देखो ना राजस्थान में, बकरी खेत में खड़ी है, वो पेड़ की टहनियों पे खड़ा है, लेकिन मजाल है कि बकरी नीचे आ जाए। वो एक अंगोछा रख के आता है, उसकी एक बाउंड्री रख के आता है कि बेटे तुमको यहाँ नहीं आना है, मैं जब तक पेड़ पे खड़ा हूँ। जब वो पेड़ से नीचे उतरता है
तब बकरियां उसका चारा चढ़ने के लिए आती है। क्या वो ट्रेनिंग नहीं थी? तो ये भी एक ट्रेनिंग हो सकती है। आप अपने अंडू बकरियों को इस तरह से पाल सकते हैं कि वो पेशाब पीता ही नहीं है। हमने इसकी ट्रेनिंग करवाई है, लेकिन आपको उसको बेटे की तरह रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने उसको बांध के रख दिया, कैद में रख दिया, अंडू बकरा नहीं पलता है। कई चीज़ें हैं, कंसेप्ट में गहराई से जाएं तो बहुत सी कुछ हो सकती है, लेकिन अपना मकसद ये नहीं था, खस्सी का अंडू का ये कंसेप्ट भी नहीं था, लेकिन अपना ही मकसद ये था कि कुर्बानी कैसी होनी चाहिए। सही है। सही चीज़ लोगों के पास पहुंचनी चाहिए और सही खरीदार उसके होने भी चाहिए। इसके ऊपर एक कहानी है मेरी बरकत भाई, और जो काफ़ी यूट्यूब चैनलों पे सुनी भी गई है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आसिम भाई के चैनल पे भी इस कहानी को सुना रहे हैं। शुक्रिया। कहानी ये है, एक गरीब किसान है, वो मेले में अपना घोड़ा बेचने जाता है। मेला लगा हुआ है, घोड़ा उसका बिकने के लिए आया हुआ। जैसे हमारे बकरों की मंडी लगती है, ऐसे घोड़े का भी मेला लगता है, बाजार लगता है। आज नहीं, पुराने ज़माने में भी लग रहे थे, आज भी लग रहे हैं, आने वाले दिनों में भी लगेंगे। वहाँ एक सौदागर आता है, वो उस घोड़े को देखता है, उसको वो घोड़ा पसंद आता है। वो उस घोड़े को हर तरफ से निहारता है और उसके दिल को वो घोड़ा छू जाता है। वो उस किसान से पूछता है, बाबा ये तेरा घोड़ा बिकाऊ है? भाई बिल्कुल बिकाऊ है मेरा घोड़ा, बिकाऊ है तभी तो मैं इसको बेचने के लिए आया हूँ। तो बोलो बाबा इसकी कीमत बताओ। कि भाई मेरे इस घोड़े की कीमत है 500। वो उस घोड़े को देखता है सौदागर, वो कहता है कि भाई बाबा आपका घोड़ा ये 500 रुपये का नहीं है, ये घोड़ा आपका 600 रुपये का है। क्या कहता है वो? घोड़ा 600 रुपये का है, 500 का नहीं आपका घोड़ा, ये 600 का है। किसान उसको कहता है कि सौदागर साहब आप बहुत बड़े आदमी हैं, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, राइट, लेकिन आप मेरा मजाक न उड़ाएं। आपको ये घोड़ा पसंद है तो मैं इसके 100 रुपये कम कर देता हूँ, आप 400 रुपये में ले जाइए, ठीक है, मैं घोड़ा आपको दे रहा हूँ। सौदागर कहता है कि मैं इस घोड़े को एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, मेरे दिल की तसल्ली कर लेता हूँ। वो उस घोड़े की घुड़सवारी करता है, उसको हर तरह से जांच परख के कहता है कि बाबा तेरा घोड़ा 600 का नहीं है, तेरा घोड़ा 700 रुपये का है। यहाँ पर किसान थोड़ा सा कहता है कि भाई किसी गरीब का इतना मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन आप मेरा मजाक न उड़ाएं, मेरी घोड़ा बेचने के लिए आया हूँ। आप मुझे 400 ना दे के मुझे 350 रुपये दे दीजिए, 50 रुपये और कम दे दीजिए, और ये घोड़ा आप ले जाओ। मैंने इसको बहुत बेटे की तरह पाला है। ये बात हुई। सौदागर कहता है उसको हर तरह से जांचने के परखने के बाद कि बाबा तेरा घोड़ा 700 का नहीं है, तेरा घोड़ा ये 800 रुपये का है। वो 100 रुपये बढ़ रहा है। और यहाँ किसान फिर गुस्से में आके कह देता कि बाबा भाई तेरे को लेना है या नहीं लेना मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपको लेना है तो ये घोड़ा मैं 300 रुपये में देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ और किसान और सौदागर का आपस में संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। अक्सर हम भी कई बार मंडी में जाते हैं तो बातचीत होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती है। लेकिन हमारी बातचीत थोड़ी अलग ढंग से होती है। इनकी बातचीत जो हो रही है वो सभ्य तरीके से हो रही है, शिष्टाचार लैंग्वेज से हो रही है। सौदागर कहता है उसको कि बाबा आप इसको 300 रुपये में बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप क्यों बेच रहे हैं, इसकी वजह तो बताओ। कि बोले मेरे घर में मेरी जवान बेटी है, मैं सोने की रखवाली कर सकता हूँ, मैं बेटी की रखवाली नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसकी शादी करनी है, शादी में मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस घोड़े को मेरी मजबूरी में बेच रहा हूँ। जब ये सौदागर ये बात सुनता है तो ये उसके डायरेक्ट 1000 रुपये पे आ जाता है, और ये 1000 रुपये का जैसे ही जिक्र करता है किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बाबा न तो तेरा घोड़ा 600 का है, न तेरा घोड़ा 700 का है, न तेरा घोड़ा 800 का है, ये तेरा घोड़ा वास्तव में 1000 रुपये का है। तो किसान उसको कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरा घोड़ा 1000 रुपये का है, मैंने इसको तबीयत से पाला है, लेकिन मेरी मजबूरी में ये 300 रुपये में बिकने के लिए आया है। तो सौदागर उसको 1000 रुपये देता है और किसान उसको घोड़े के लगाम उसके हाथ में
दे देता है। अब पॉइंट यहाँ है बरकत भाई, अगर किसी को ये मेरी बात दिल को लगे तो ये छूने वाली बात है। किसान उसको कहता है सौदागर को, सौदागर साहब मेरी तो मजबूरी थी, मेरी तो बेटी की शादी थी, मेरी तो मजबूरी थी कि मैं 1000 का घोड़ा 300 में बेचने के लिए आया हूँ, लेकिन आपकी क्या मजबूरी है जो आप 300 में घोड़ा मैं दे रहा हूँ और आप मुझसे 1000 में खरीद रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है? तो सौदागर उसको ये जवाब देता है कि मेरा खुदा, मेरा रब, मेरा वाहिगुरु मुझे किसी की सौदा खरीदने की इजाज़त देता है, न कि किसी की मजबूरी खरीदने की। क्या बात है। और एक्चुअल हम किसी की मजबूरी खरीदते हैं, हम इस बात का इंतज़ार करते हैं कि वो आदमी के ऊपर कब मजबूर हो और कम हो, उसकी 1 रुपए की चीज़ हम 30 पैसे में लाएं। और जिन्होंने आज तक, बरकत भाई इस बात का जिक्र कर देता हूँ, जो व्यक्ति किसी की मजबूरी खरीदता है ना, एक दिन अल्लाह के घर देर जरूर होती है, लोग उनकी मजबूरियाँ खरीदते हैं। क्या बात है। प्रैक्टिकल करके देख लेना कभी, क्योंकि ये दुनिया कर्मा रिटर्न बैक है। आप जैसा कर्म कर रहे हैं उसका रिटर्न बैक आपको उसी तरह से आना है।